हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी कि संविधान सभा। अब देखो, संविधान सभा तो हम समझते हैं कि वे क्या थी, लेकिन इनको बनाने वाले कौन थे? संविधान सभा को, संविधान के बारे में, यानी कि हम ये कह सकते हैं भारत का संविधान किसने लिखा था, भारत के संविधान के जो फाउंडर थे वो कौन थे, निर्माता कौन थे। तो यहाँ हम जो संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रीफ मतलब हम ये कह सकते हैं कि संक्षेप में जो हमें इसके बारे में पता चलता जाएगा हम उसके बारे में पढ़ते जाएंगे, यानी कि इसके अंदर किस किस ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अब यहाँ पढ़ेंगे द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट called the constitution was done by an assembly of elected representative called the constituent assembly। अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ जो हम लोगों ने चुने हुए लोग थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, उन्होंने ये काम किया। ठीक है, तो चुने हुए कौन से लोग थे? कॉन्स्टिट्यूट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी कि जो असेंबली, अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या था, यानी कि कौन से लोग थे ये जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसकी जो असेंबली थी उसके लिए जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर उसकी मीटिंग बुलाई गई, और मीटिंग जो थी वो दिसंबर 1946 में हेल्ड की गई। 1946 में हेल्ड की गई। और इसके बाद आपको पता ही है कि 97 में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, और इसी टाइप से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक पार्ट था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। तो यानी कि इंडियन संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो मेंबर्स थे वो 299 मेंबर्स थे, 299। यानी कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसकी जो मीटिंग थी उसके अंदर 299 जो मेंबर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब इसको 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था वो पूरा हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, 26 जनवरी 1950 को हमने इसको क्या किया, फुल फॉर्म में लागू कर दिया। यानी कि इफेक्टिव कब हुआ ये? 26 जनवरी 1950 में। तो जिस दिन हम 26 जनवरी को यानी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 ईयर्स अगो। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि जो ये असेंबली बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इसमें बुक में 50 ईयर्स दिए गए, जबकि हमें पता है कि भी अब आज़ाद हुए तो हमें यानी 7th डिकेड चल रहा है, यानी कि 7th 8th डिकेड चल रहा है। तो 7th यानी कि डिकेड का मतलब होता है 10 साल। तो हम यहाँ पे 70 साल ले लेते हैं, 70-80 साल के बीच का जो टाइम है उसके अंदर। तो यहाँ हमारे पास 70 साल से भी जो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसको हम लोग क्यों मानते हैं, उसको हमने क्यों एक्सेप्ट किया? ये तो बहुत पहले लिख दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस बात का एक कारण ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना वो हमारे ही द्वारा जो चुने हुए लोग थे उन्होंने बनाया था। दूसरा, इस पे हर एक व्यक्ति ने, जितने भी इसके मेंबर्स थे उन सब ने अपनी परमिशन दी थी, यानी कि इसके अंदर उन्होंने अपनी ये कहा था कि भी हमें ये बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट है। तो जितनी भी दुनिया है, दुनिया के कई देशों में क्या था कि भी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बार बार लिखना पड़ रहा था। ठीक है, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसके अंदर जो बेसिक जो बातें थी उनको डिस्कस नहीं किया गया था। ठीक है, वहाँ के कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या फिर अदर जो मतलब ये कह सकते हो कि जो ग्रुप्स थे उनकी परमिशन या उनकी एग्रीमेंट नहीं ली गई थी। लेकिन
कई देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक कागज़ का टुकड़ा था या फिर किताब की तरह था, यानी कि जैसे उन्होंने लिख दिया और उसको मतलब पेजेस को भर के छोड़ दिया, ठीक है। तो इस टाइप तो जो बुक थी ना, अब उनके ऊपर कई लोग उसको फॉलो नहीं करते थे, यानी कि जो उन्होंने लिख दिए, रूल्स बना दिए, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन इंडिया के बारे में ऐसा नहीं था। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जो थ्योरी थी ना वो बिल्कुल अलग थी। अब ये कह रहे हैं कि पिछली जो आधी जो हमारी जो ये देखो इधर हाफ अ सेंचुरी, यानी कि आधी सदी बोलते हैं जिसको, यहाँ कह रहे हैं कि आधी सदी, यानी कि जो हमारे ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे। पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने क्वेश्चन उठाए थे लेजिटिमेसी पर, यानी कि इसके ये कह सकते हो कि संविधान का जो प्रावधान था, यानी कि काम करने का जो तरीका था, उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चंस उठाए थे। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान के लिए एक तरह से अचीवमेंट कह सकते हैं कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए नहीं उठे थे। तो संविधान को जो मानने का दूसरा कारण यह है, यानी कि सेकंड जो हमने रीज़न है वो हमारा यही है कि जो संविधान था, भारत का संविधान था, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि यानी कि हमारे ही लोगों के द्वारा ये बनाया गया था। और यहाँ पर ये सीधी सी बात है कि यहाँ पर यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी नहीं अपनाई गई थी। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के लोग थे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो कि कहाँ से आए थे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने हमने इलेक्शन में 1946 वाले इलेक्शन में जो जुलाई में हुए थे, उस इलेक्शन में जिन लोगों को, जिन मेंबर्स को हमने चुनकर भेजा था, उन्हीं लोगों ने हमारे लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प की थी, यानी कि इन्हीं लोगों के द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये बनाया गया था। अब यहाँ पे कहता है, तो यहाँ जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भारत है वो एक ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर हर एक पार्ट से, यानी कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव था उसको चुना गया था। यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उनका जो मेंबर्स थे वो ज़्यादा थे। अब यहाँ पे जो नेशनल कांग्रेस थी, उनके जो पार्टी के मेंबर्स थे, उन्होंने देखो फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी लीड किया था इंडिया के बारे को। तो अब यहाँ आपको पता ही है कि जो कांग्रेस था, जो ग्रुप था, उसके अंदर भी लोगों के अंदर काफ़ी, ये कह सकते हो, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं उसके अंदर। उनके जो विचार थे वो अलग थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, गरम और नरम, इस टाइप से, यानी कि जो पॉलिटिकल जो ग्रुप था उनके अंदर अलग अलग टाइप के विचार थे। अब ये जो कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि कांग्रेस के विचारों से बिल्कुल भी ये कह सकते हो एग्री नहीं थे, तो जिसके अंदर सभी जाति, सभी समूह, यानी कि ग्रुप्स, कास्ट यानी कि जाति, क्लासेस यानी कि वर्ग, रिलीजियंस यानी कि धर्म, यानी कि इसके अंदर सभी ऑक्यूपेशंस के भी लोगों को शामिल किया गया था या शामिल थे। और उनके जो ये कह सकते हो कि विचार थे वो मिलते नहीं थे, यानी कि इस ग्रुप के अंदर या जो असेंबली थी इसके अंदर सभी धर्म के, जाति के, समूह के, यानी कि इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पारसीज भी थे, हर टाइप के लोग थे। और यहाँ आपको पता ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था, इसके अंदर हमें एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो दिया गया था, और इसके अंदर काफ़ी टाइप से कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट, यानी कि यहाँ जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी था उसके जरिए, यानी कि उसके माध्यम से यहाँ पर इलेक्शन तो होता था, पर तब भी इसका जो नेचर था ना वो कुछ अलग होता था। फाइनली द मैनर ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्क gives sanctity to the constitution. The constituent assembly worked in systematic, open and consensual manner. अब ये कहता है कि फाइनली, यानी कि लास्ट में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी हमारी, उसके अंदर यहाँ जो काम किया वो एक तरह से ये कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि यहाँ पवित्रता के साथ
और यहाँ पर उसको एक अथॉरिटी दी गई, वैधता दी गई कि यहाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। तो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसके अंदर जो काम किया जा रहा था बिल्कुल मतलब ये कह सकते हो कि सिस्टमेटिक था, यानी कि ओपन था, और कंसेंसुअल यानी कि सभी के सहमति से बनाया गया था। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा आगे जब हम पढ़ेंगे कि क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो क्या डिसाइड किए गए थे और उनके ऊपर क्या एग्री किया गया था। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन आपको सभी को पता है कि BR अम्बेडकर थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट के लिए एक ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूट बनाया था, जिसके अंदर जो ये था कि भी डिस्कशन होगा, सेवरल राउंड्स होंगे, यानी कि सेवरल राउंड्स का मतलब है कि भी एक क्वेश्चन के ऊपर कई बार विचार किया जाएगा, फिर उसके बाद डिस्कशन किया जाएगा, और फिर बाद में जो लास्ट है यानी कि क्या ये सही है या नहीं है, इस सब के विचार करके उसको फाइनलाइज किया जाएगा। मोर देन 2000 अमेंडमेंट, यानी कि 2000 ये कह सकते हो कि जो अमेंडमेंट किए गए थे, बदलाव किए गए थे। देखो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने कई कंट्री से लिया था, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें बहुत सारे, अब देखो वो तो उन्हीं के कंट्री के अकॉर्डिंग बनाया गया था, लेकिन हमने उनका बेसिक ले लिया, लेकिन हमने क्या किया, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी किए थे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि कितने चेंजेस किए हैं, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स किए गए और उसके बाद उसको कंसीडर किया गया। अब यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो ये कह सकते हो 3 साल का टाइम लगा इसको बनाने में, और इसके अंदर 114 दिनों में 114 डेज, यानी कि 3 साल में 114 दिन इसके ऊपर काफ़ी डेलिब्रेट किया गया, यानी कि विचार विमर्श किए गए, चर्चा हुई, यानी कि 2000 से ज़्यादा हमने इसके अंदर अमेंडमेंट किए, और 114 दिन यानी कि 3 साल में हमने 114 दिन इसके ऊपर बहस भी की, चर्चा भी की कि हमें क्यों ज़रूरत है इसको, कि भी हमें क्यों हटाना चाहिए, ये क्यों इसके अंदर चेंज करना चाहिए। तो इस टाइप से, और हर every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved। अब क्या कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके अंदर जो भी चीज़ें यानी कि डॉक्यूमेंट्स पढ़ा गया, यानी कि हर, जैसे मैं मान लो मैं एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड जैसे वर्ड्स बोल रही हूँ ना, ये सारे वर्ड्स रिकॉर्ड किए गए, यानी कि हर बात को रिकॉर्ड किया गया, एक एक चीज़ को, कि भी किस मेंबर ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है, किस मेंबर ने इसके बारे में एग्री किया है, हर चीज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 बल्कि होता है मोटा, जैसे एक बुक होती है पतली कुछ पेजेस की होती है, और बल्कि होता है बहुत भारी, मोटे मोटे जो वॉल्यूम्स बना दिए गए। वॉल्यूम्स का मतलब होता है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स बना दिए गए, जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी, जैसे कि आप हैरी पॉटर की फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसके पार्ट्स है ना, उसी टाइप से इसके भी 12 पार्ट्स बना दिए गए। और कई बार इनके ऊपर डिबेट हुआ, और डिबेट होने के पीछे हम यही कह सकते हैं कि जो इनकी सोच थी या फिर इन्होंने जो डिबेट की थी, उन सब के बाद जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हमारे लिए मायने रखता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो जो इसकी डिटेल की गई है, वो डिटेल पे इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सही तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ किया गया है वो आज हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ही जस्टिफाई करता है।